हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण फैसले जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का है और जहां पे हस्बैंड को एक रेगुलर बेल दी जाती है और ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये जो सेक्शन है फोन 98A और 306/34 IPC पे है। तो देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली जो ये बेल एप्लीकेशन थी ये 347/2022 थी और जो कि रिजर्व हुई थी 6 फरवरी 2023, जो कि प्रोनाउंस्ड हुई थी 15 फरवरी 2023 में। इसमें पिटिशनर और रिस्पोंडेंट थे। ठीक है, जो इसमें जो हस्बैंड की तरफ से जो बात रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि वो उन्होंने एक रेगुलर बेल के लिए मांग की थी। किस धारा में? फोन 98A 306/34 में। तो थोड़ा हम लोग इसका फैक्ट के जान लेते हैं, इसमें कहा क्या गया था। यानी कि जो घटना होती है वो 27/6/2022 की घटना होती है, जहाँ पे एक पेशेंट है जिसको डिसीज को एक जो हॉस्पिटल था सफदरगंज हॉस्पिटल, उसमें ट्रीटमेंट के लिए उसको एडमिट किया जाता है। अतः वहाँ पे उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाता है और उस अपने स्टेटमेंट में ये बताती है कि उसकी उम्र 28 वर्ष है तथा वो अपने ससुराल में थी तथा उसने पेट्रोल लाई, खुद से अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। और उसमें उसने अपने स्टेटमेंट में दिया क्योंकि वो जीना नहीं चाहती, क्योंकि उसके साथ बहुत उसे परेशान करती थी, दहेज नहीं मांगती थी, बस बात बात में सुनाती थी और पति भी बहुत गाली गलौज करते थे। और उसके ससुर नहीं थे, ननंद है, उससे भी बहुत कुछ शिकायत नहीं थी, वह कुछ नहीं कहती थी। मेरे साथ ने मुझे बहुत परेशान किया जिससे कहा मैं जीना नहीं चाहती। तो उसने अपने एक डायरेक्ट डिक्लेरेशन अपने स्टेटमेंट में ये बात रखी। फिर उसके बाद जो FIR हुई वो 591/2020 में सेक्शन 498/306/34 IPC जो रजिस्टर्ड किया गया है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन लिया गया। फिर द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो डिसीज थे, ठीक है, और उसके जो फादर थे उसने आरोप लगाया कि उसके जो हस्बैंड थे, उसके जो मदर इन लॉ थे, ठीक है, वो उसकी डॉटर को हैरेस कर रहे थे और डॉरी यानी कि दहेज की डिमांड कर रहे थे। और साथ ही साथ उसने बताया कि जो प्रेजेंट एप्लीकेंट की मदर है सुनीता मलिक, यानी उसी ने उसकी डॉटर को डिसीज को जलाया। उन्होंने उस पर आरोप लगाए। फिर स्टेटमेंट जो उन्होंने बताया कि फॉदर डिसीज बताया, उसने मेंशन किया कि जो डिसीज एप्लीकेंट की सेकंड मैरिज है, मतलब कि जो एप्लीकेंट है उसकी सेकंड मैरिज है और उसने 20 लाख रुपए की अतिरिक्त डिमांड की थी। उन्होंने फर्दर ये अपने बात रखा स्टेटमेंट में कि जो फरवरी 2022 को उसने उसके जो डिसीज ने उसके अपने पेरेंट्स से बताया कि उसके जो ससुर थे वो 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, जिसमें से उसने 10 लाख रुपए उसको दिए थे। फिर उसने बताया कि जो उसकी डिसीज थी वो प्रेग्नेंट थी अप्रैल में, लेकिन उसके ससुर ने उसको मेडिसिन दी तथा उसके हस्बैंड ने उसको अबॉर्शन कराना चाहा क्योंकि उसकी ऑलरेडी प्रीवियस मैरिज यानी कि दूसरी शादी से ऑलरेडी एक बच्चा था। फिर उसके बाद उसमें और बात रखी गई कि जब डिसीज रिसीव हुई प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो उसमें वो पॉजिटिव पाई गई और इसमें उसने उसके पेरेंट्स को अगली सुबह बताया। फिर उसमें इसके बाद क्या हुआ, एप्लीकेंट जो था वो इन्फॉर्म किया अबाउट द प्रेगनेंसी, स्टॉप टॉकिंग डिसीज द डिस्पाइट नॉट बीइंग फाउंड आउट। फिर इसके दोनों के बीच में इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे थे। फिर उसने बताया कि जो उन्होंने बताया कि एप्लीकेंट स्टार्ट शुरू से ही वो डिमांड कर रहे थे 15 लाख जो कि पेंडिंग था। फिर इसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर चार्जशीट को फाइल किया जाता है। फिर जो ट्रायल कोर्ट द्वारा जो चार्ज फ्रेम किया जाता है अगेंस्ट उस हस्बैंड के खिलाफ, उसके मदर के खिलाफ सेक्शन 498 में 304B में /34 IPC। साथ ही साथ जो उसके अल्टरनेट चार्ज थे वो भी इसमें किए जाते हैं जो 306/34 IPC के तहत। फिर एप्लीकेंट को सबमिट जो लर्निंग कॉर्सेज थे यानी कि हस्बैंड की तरफ से सबमिट किया जाता है कि जो स्टेटमेंट मेड बाय द फादर, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है फादर की तरफ से जो वो टोटल वेरिएशन है, दोनों डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्ट डिक्लेरेशन में ऐसी कोई बात नहीं की गई जो डायरेक्ट डिक्लेरेशन ने डिसीजन ने दिया बिफोर SDM के सामने। ठीक है, तो ये सब बात उसमें उन्होंने ये सब जो हस्बैंड की तरफ के जो विद्वान अधिवक्ता थे ये बात रखी क्योंकि उसमें बताया कि सी हरेस बाई हर मदर इन लॉ एंड एप्लीकेंट देयर नॉट एनी डिमांड ऑफ डॉरी। बताया कि वो हरेस कर रहे थे उसकी माँ और ऐसी कोई डिमांड डॉरी की दहेज की मांग नहीं कर रहे थे। जो फोर्थ वाला था इसमें ये कहा गया कि
जो स्टेटमेंट मेड बाय द पेरेंट ऑफ द डिसीज वेयर डायरेक्टली मेड ऑफ सेक्शन 305 कुड नॉट बी एडेड एफआईआर। यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया उसके पेरेंट की तरफ से, डिसीज की तरफ से, वो थोड़ा बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो जो सेक्शन 304 बी को एफआईआर में ऐड कराना उनको चाहिए, लेकिन जो इनिशियल एफआईआर है वो सेक्शन 306 आईपीसी के थ्रू थी। और फिर लंदन काउंसिल ने ये भी यानी कि हस्बैंड की तरफ से ये भी सबमिट किया है कि सेक्शन 30 वुड नॉट बी मेड ऑफ द देयर नो एलिगेशन रिस्पेक्ट टू एनी इंस्टिगेशन अबेटमेंट टू सुसाइड अगेंस्ट द प्रेजेंट एप्लीकेशन। तो उन्होंने इस बात को रखा क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था और ऐसा कोई कंडक्ट नहीं था एप्लीकेंट की तरफ से जिससे कि वो हो सके 306 का प्लान। फिर उसके बाद इसके बाद जो हस्बैंड की तरफ जो एडवोकेट थे यानी कि जो उनके विद्वान अधिवक्ता थे, उन्होंने बताया कि जो उनके नेबर थे एप्लीकेंट के हैड टेकन जो नेबर ऑफ द एप्लीकेंट, उन्होंने भी टेकन डिसीज ऑफ द हॉस्पिटल और सबमिट द स्टेटमेंट कि रिकॉल द पेरेंट ऑफ डिसीज अराइव द सफदरजंग हॉस्पिटल एंड स्टार्ट कॉलिंग विद द प्रेजेंट एप्लीकेटर। यानी कि जब उसको डिसीज को हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए तो उसके जो पेरेंट्स थे और उनके हस्बैंड के साथ और उनकी फैमिलियों के साथ लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। फिर डिसीज ने बताया कि द प्रेजेंट एप्लीकेंट स्टे विथ हर, क्योंकि जो प्रेजेंट एप्लीकेंट कि उसका हस्बैंड उसके साथ था, इट सबमिट द स्टेटमेंट सो द टाइम ऑफ डिसीज हैड द फेथ इन प्रेजेंट एप्लीकेंट। इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय वो यानी कि पूरे टाइम वो डिसीज के साथ था। फिर उसके बाद काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुआ फिर प्रेजेंट केस में। फिर उसके बाद चार्जशीट फाइल की गई, लेकिन उसमें ये कोई पर्पज नहीं हुआ कि प्रेजेंट एप्लीकेंट को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। तो ये सब बातें रखी गई। फिर हस्बैंड की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने जो थे उन्होंने काफ़ी सारे रूलिंग वो साइटेट किया। फिर उसके बाद अपोज में जो स्टेट था उन्होंने ये कहा कि जो डिसीज के पेरेंट थे वो उन्होंने बताया कि जो पेरेंट डिसीज आर वेरी ग्रेव नेचर के थे, देयर इज स्पेसिफिक और क्लियर डिमांड डॉरी रिगार्ड द एप्लीकेंट। वो एक डिमांड जो डॉरी की वो सही है और वो डिमांड शुरू से ही कर रहे थे। फिर उसके बाद इस सब बातों को रखा गया और जो डाइंग डिक्लेरेशन की बात है डिसीज की, वो सी कैटेगरी स्टेट सी वाज बीइंग हैरेस्ड बाय द एप्लीकेंट हिज मदर, जो कि उस शुरू से ही एप्लीकेंट और उसकी जो मदर थी शुरू से उसकी डिसीज को हैरेस कर रहे थे। तो अपोजिट में यानी कि जो स्टेट इस सब अपनी बातों को रखा। फिर इट इज अ फर्दर सबमिट, उन्होंने कहा कि जो चार्ज बना है वो सेक्शन 498 है 304B/34 एंड उसके साथ साथ जो अल्टरनेट चार्ज था 306/34 आईपीसी, जो कि ऑलरेडी फ्रेम हुआ एप्लीकेंट और यानी कि हस्बैंड के और उसकी माँ के ऊपर। फिर स्टेट ने ये भी सबमिट किया कि जो पेरेंट थे डिसीज आर एग्जामिनिंग लर्नर ट्रायल कोड एंड एफोर्स प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन शुड बी डिसमिस। उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन को डिसमिस करनी चाहिए। फिर दोनों पक्षों की बात सुनी गई। फिर ये कंक्लूजन निकला कोर्ट की तरफ से कि मेंशन द डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ डिसीज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस इन प्रेजेंट केस। यानी कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है ऑफ द डिसीज का एक महत्वपूर्ण एक एविडेंस है प्रेजेंट केस का, और जो ऑन द बिहाफ एप्लीकेंट सबमिट किया कि एलिगेशन विद इन्वोकिंग द प्रोविजन सेक्शन 304B आईपीसी मेड बाय द पेरेंट ऑफ डिसीज कैन नॉट बी लुक द डायमेट्रिकली अपोज ऑफ द स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन डिसीज विद द रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड डॉरी। यानी कि जो पेरेंट्स है उनकी तरफ से जो बताया गया कि सेक्शन 304B डिसीज कैन नॉट बी लुक, कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं लगता कि डाइंग डिक्लेरेशन में कि जो डिमांड डॉरी की डिमांड किया जा रहा हो, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। फिर इसके बाद काफ़ी सारी बात रखी गई, फिर डाइंग की रिपोर्ट किया गया। फिर उसके बाद उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं कि जिसमें डिमांड ऑफ डॉरी के बारे में कोई ऐसी उसकी बात की गई हो, उसके मदर इन लॉ या उसको हरेस कर रहा हो। तो ये सब बातें ये चीज़ इस पैराग्राफ में कही गई। फिर उसके बाद डिसीज का जो रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद एफआईआर हुई और उसकी जो फादर इन लॉ उसकी डॉटर, इस सब इसको देखते हुए जो डिमांड किए गए 25 लाख जिसमें से 10 लाख ऑलरेडी जो कि पे कर चुका था। तो ये सब बात को देखते हुए कोर्ट ने जो हस्बैंड का था उसको जो उसकी जो बेल एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंस ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था। और ये जो उसके फादर यानी कि डिसीज के पेरेंट्स द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, बिल्कुल अलग था।
और जो चार्जशीट जो फाइल की गई थी, चार्जशीट भी फ्रेम इन द प्रेजेंट केस, वो प्रोसिक्यूशन मैटर इज फिक्स्ड ऑफ द प्रोसिक्यूशन, मतलब उसको फिक्स कर दिया गया। तो इसमें जो एप्लीकेंट थे उसको जो जुडिशियल कड़ी 28/6/2022 से था, उसने ऐसा कोई पर्पज़ नहीं सर्व किया एप्लीकेंट जुडिशियल नहीं फर्दर के लिए। इस प्रकार उसकी जो एप्लीकेंट को एक बेल अपॉन फर्निचर प्रेजेंट बॉन्ड इज सम ऑफ 50,000 रुपये का एक श्योरिटी बॉन्ड के आधार पर उसकी जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन की जो थी उसको अलाउ कर दी। तो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट जो केस ला था, यानी कि इम्पोर्टेंट जो जजमेंट था, जिसमें ये देखा गया कि जो लड़की का यानी कि जो डिसीज का डाइंग डिक्लेरेशन ही सफिशिएंट है किसी को अपराध को सिद्ध करने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था जिसमें हस्बैंड को एक न्याय मिला और उसको एक रेगुलर बेल मिल गई फॉल्ट 39 पे। तो आशा करते हैं अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको इस जजमेंट को आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका PDF दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।